हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे अबाउट कार्बीन्स। एक्चुअली कार्बीन्स इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। 2021 में ओवरसीज़ में एक इसका क्वेश्चन आया था, दैट्स वाई मैं इस कार्बीन की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वैसे इसका क्वेश्चन आपको बहुत बहुत रेयर मिलेगा, ठीक है। वैसे भी एनसीईआरटी के अंदर भी या फिर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक के अंदर भी अगर आप रेफ़र करोगे तो कार्बीन के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे नहीं, ठीक है। पर हाँ, एक अगर 2021 में ओवरसीज़ में क्वेश्चन आया तो हम सिर्फ उतना डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो स्टार्ट करते हैं कार्बीन से। देखो, कार्बीन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बीन क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट ही होता है। एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। क्या क्या होते हैं वैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट के एग्जांपल्स बताना एक बार। कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, ठीक है, और ये नाइट्रीन, ये सारे क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट के एग्जांपल होते हैं। तो कार्बीन क्या है? एक रिएक्शन इंटरमीडिएट ही है। काम क्या होता है इसका? रिएक्टेंट के अंदर नहीं बनता, प्रोडक्ट के अंदर नहीं बनता, इन बिटवीन कहीं रिएक्शन के अंदर बनता है। इन बिटवीन रिएक्शन हो रही होती है तो बनता है ये, है ना, ठीक है। ओके, इतना तो चलो ठीक है। अब कार्बीन दिखता कैसा है? कार्बीन का स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्ट्रक्चर इन द सेंस फॉर्मूला कुछ इस टाइप का दिखता है। कार्बीन ये होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बीन। यहाँ पे ये क्या होते हैं? दैट इज मोनोवैलेंट ग्रुप्स। मोनोवैलेंट ग्रुप्स हो भी सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स आप ऐसे देख लोगे जिसमें मोनोवैलेंट ग्रुप्स नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि हाँ ये यहाँ मोनोवैलेंट ग्रुप्स ही होंगे, ठीक है। पर जनरली जो है मोनोवैलेंट ग्रुप्स के एग्जांपल्स आते हैं, पर हाँ यहाँ पर मतलब मोनोवैलेंट के अलावा भी कोई और ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। बट दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्बीन। ओके, ठीक है। कैसा होता है ये? न्यूट्रल दिख रहा है आपको या फिर कैसा? कोई चार्ज स्पेशीज है? कैसे दिख रहा है आपको? कोई चार्ज है इसके ऊपर? चार्ज नहीं है। देयरफॉर ये कैसी होती है? दिस इज न्यूट्रल स्पेशीज। कैसी होती है? न्यूट्रल स्पेशीज होती है। ओके, ठीक है। अब हम एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखती हूँ कार्बीन का, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे R की जगह मैंने क्या किया? CH2 लगा दिया, तो ये क्या है? कार्बीन। ये क्या है? कार्बीन। इसको हम कहते क्या है? इसको हम कहते हैं मिथाइलिन। इसका जो नेम होता है वो क्या होता है? मिथाइलिन, ठीक है। इसे हम मिथाइलिन कहते हैं। और क्या है ये? कार्बीन है। कैसे पता लगा कार्बीन है? कार्बीन के पास क्या होते हैं? यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कार्बन के पास जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम क्या कहेंगे? कार्बीन कहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर और ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं तो ये क्या होते हैं? शॉर्ट लिव्ड होते हैं। दीज आर शॉर्ट लिव्ड। जैसे कि कार्बोकैटायंस थे, है ना। कैसे होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बोकैटाइन भी क्या थे? कार्बोकैटाइन के अंदर भी यही प्रॉपर्टी थी कि वो क्या थे? शॉर्ट लिव थे और रिएक्टिव थे। सिमिलरली कार्बीन भी क्या होता है? शॉर्ट लिव होता है और रिएक्टिव होता है। अब ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि इसको रिएक्टिव होने की, ठीक है। अब देखो, ये हम डिस्कस करते हैं। अब सपोज मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, CR इसका, तो कुछ इस टाइप का अगर है ये, ऐसा कुछ अगर है ये स्ट्रक्चर, तो आप देख रहे हो, अगर मैं आपसे पूछूंगी स्ट्रक्चर के अंदर, मैंने अभी ऐसे ही ड्रॉ किया है, ठीक है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर पूछती हूँ कि कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप क्या कहोगे? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट में। अब 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, होने कितने चाहिए थे? 8 होने चाहिए। कंप्लीट ऑक्टेट तो नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो देयरफॉर इसको ये क्या होता है? रिएक्टिव होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है ना इसके अंदर, स्टेबिलिटी तो है ही नहीं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है इसका, तो स्टेबल हो जाता। पर ये तो अभी अनस्टेबल है। अनस्टेबल चीज़ हमेशा क्या होती है? रिएक्टिव होती है। दैट्स वाई कार्बीन क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब एक्ट कैसे करते हैं ये? दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। कैसे एक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स का क्या मतलब है? फाइल्स का मतलब क्या होता है? लविंग, और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। अब इनको क्या जरूरत पड़ेगी? इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके इलेक्ट्रॉन कितने? आउटर मोस्ट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऑफ कोर्स वहीं पर अटैक करेंगे ना जहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग, दैट्स वाई दे लव इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। आई होप अब तक का सारा आपको चीज क्लियर है। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं कार्बीन्स के टाइप की। कार्बीन्स के टाइप की बात करते हैं।
देखो कार्बीन्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, कार्बीन्स आर ऑफ टू टाइप। एक होता है सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन होता है, और एक होता है ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं। देखो सिंगलेट कार्बीन के अंदर जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और ट्रिपलेट कार्बीन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। अभी हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे, पहले आप ये नोट करो कि सिंगलेट कार्बीन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और ट्रिपलेट के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। अब समझे, ठीक है। देखो सिंगलेट कार्बीन का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको तो कुछ इस टाइप का होता है। कैसा होता है? देखो अब सबसे पहले हम कार्बन की वो लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2, यही होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउट मतलब कौन से 1s2 तो रिएक्टिव नहीं होगा क्योंकि आउटर मोस्ट वाले ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं ना रिएक्शन के अंदर, तो ये तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो मैं इसको नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट क्या लिखती हूँ 2s2 एंड 2p2 लिखती हूँ। तो ये हमने लिख दिया 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अब जनरली आप क्या करते हो, हम जनरली करते हैं कि एक्साइटेशन करवा देते हैं, एक्साइटेशन करवा देते हैं, पर सिंगलेट कार्बीन के अंदर ना यहाँ पर एक्साइटेशन नहीं होती, सिंगलेट कार्बीन में कोई एक्साइटेशन नहीं होती। तो फिर क्या होता है, कैसे मूव करता है ये? इसके अंदर होता क्या है जनरली, ये जो दो देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो ये जो ये s ऑर्बिटल और ये दोनों pp ऑर्बिटल, एक s और दो p ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं और क्या बना लेती हैं, ये बना लेती हैं ऐसे तीन। मैं थोड़ा ना इसको ऊपर लिखती हूँ बिकॉज ये स्पेस कम है, मैं इसको रब कर देती हूँ। देखो यहाँ लिखती हूँ मैं। अब ये क्या है, ये एक s है और दो p ऑर्बिटल है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो एक s और दो p ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है इसका। ये क्या है, sp2 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 और ये क्या है, p ऑर्बिटल। अब होगा क्या, ये तो इसके अंदर तो है इलेक्ट्रॉन, अब इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये क्या है, दिस इज वैकेंट p ऑर्बिटल, ये वैकेंट p ऑर्बिटल हो जाती है, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रहेंगे? नहीं, यहाँ पे कोई भी अगर सपोज बॉन्ड होता है, सपोज हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और ये एज अ कैसे एक्ट करते हैं, दीज एक्ट एज लोन पेयर, ये कैसे एक्ट करते हैं, लोन पेयर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक एक जो है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आ जाता है और ये क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होती है। आई होप इट्स क्लियर, ओके। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है स्ट्रक्चर। देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, कार्बन के यहाँ पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो देखो वैकेंट p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होती है, दिस इज वैकेंट p ऑर्बिटल। और फिर कैसे होता है, ये एक sp2 ऑर्बिटल, एक ये sp2 ऑर्बिटल और एक ये sp2 ऑर्बिटल, ये sp2 ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरीके से जो होता है ये क्या होता है, सिंगलेट कार्बीन का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसके अंदर ये क्या है, ये है आपकी वैकेंट p ऑर्बिटल, दिस इज वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या है, ये सब की सब क्या है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तीन है ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देयरफॉर ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एक p है, एक p ये रही, तीन sp2 है, तीन sp2 ये रही। आई होप इट्स क्लियर, ओके। अब आप सोच रहे हो कि इस वाले sp2 के इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ डाल दिए, ये कैसे एक्ट करेंगे, एज अ लोन पेयर एक्ट करेंगे, क्योंकि कार्बीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, लोन पेयर होता है, तो ये तो हो गए लोन पेयर। अब ये है sp2, एक sp2 आपकी ये रही और एक sp2 आपकी ये रही, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या, सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ऐसे इसके अंदर क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन किसका आ जाता है, हाइड्रोजन का हो जाता है, तो ये ओवरलैपिंग हो जाती है हाइड्रोजन का। या फिर आप इसको ऐसे नहीं ड्रॉ करना चाहते तो आप यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट टू इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एक sp2 का इलेक्ट्रॉन और एक जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा जो दिखता है आपको ये सिंगलेट कार्बीन दिखता है, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो। आई होप इट्स क्लियर, ओके। ये क्या है, दिस इज सिंगलेट कार्बीन का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसे कह रहे हैं कि कार्बन क्या है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है,
तो इसकी शेप क्या होनी चाहिए? अगर कोई इससे आपकी शेप पूछे तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप का होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे कहते हैं जनरली sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है, पर इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप नहीं होती। क्यों नहीं होती इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप? आपको कुछ यहाँ पे अलग दिख रहा है? कैन यू आइडेंटिफाई इट? ऑफ कोर्स यू कैन आइडेंटिफाई। अगर आप यहाँ पे लोन पेयर देख पा रहे हो तो देखो, ट्राइगोनल प्लेनर शेप कब होती है? जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं, है ना। पर यहाँ पे क्या आ जाता है? लोन पेयर आ जाता है। तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है ना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की इंटरेक्शन होने की वजह इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप नहीं होती। कैसी शेप होती है? इसकी बेंट शेप होती है। इट हैज़ बेंट शेप, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर शेप नहीं होती। कैसे होती है? बेंट शेप होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है, ठीक है। क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर शेप कब कहते हैं हम? जब बॉन्ड पेयर होता है तभी हम ट्राइगोनल प्लेनर शेप कहते हैं ना। पर यहाँ पे क्या है? लोन पेयर आगे। और हमने VSEPR थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि जब लोन पेयर हो जाते हैं तो शेप अलग हो जाती है ना। तो देयरफॉर इट हैज़ बेंट शेप, ठीक है। अच्छा, इतना भी ठीक है। अब अगर मैं आपको इसके एंगल की बात बताऊंगी तो सेम यहाँ पे एंगल होना कितने डिग्री का चाहिए था? 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो 120 डिग्री का एंगल होता है, पर यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल नहीं होता। कितने डिग्री का एंगल होता है? 100 to 110 डिग्री तक का एंगल होता है इसके अंदर। 100 to 110 डिग्री तक। ये क्या है? मतलब इस एंगल की बात की जा रही है, ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 100 to 110 डिग्री तक का एंगल होता है। क्यों? ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन है, जिसकी वजह से शेप ही चेंज हो रखी है। ट्राइगोनल प्लेनर शेप होनी चाहिए थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। ट्राइगोनल प्लेनर शेप होनी चाहिए थी, पर ट्राइगोनल प्लेनर शेप नहीं होती। कैसी शेप होती है? बेंट शेप होती है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, जिसकी वजह से एंगल के ऊपर भी इफेक्ट आता है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अब अगर मैं इससे पूछूं कि ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है तो क्या कहोगे आप? डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? देखो यहाँ आप देख रहे हो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। लोन पेयर हैं तो लोन पेयर है नो डाउट, पर लोन पेयर क्या है? पेयर्ड लोन पेयर है ना। सब इलेक्ट्रॉन ये पेयर हैं, ये पेयर हैं, ये सब। जब सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं देयरफॉर जो आपका सिंगलेट कार्बिन होता है वो कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है। इट इज डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ओके, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर है और ये सारे आपने पॉइंट्स नोट भी कर लिए हैं। ओके फाइन। अब अगर आपने ये सब पॉइंट्स नोट किए हैं तो मैं आपको एक ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ जो जनरली बुक्स में गिवन होता है सिंगलेट कार्बिन का। देखो, अगर हम सिंगलेट कार्बिन की बात करेंगे, सिंगलेट कार्बिन की अगर हम बात करेंगे तो सिंगलेट कार्बिन का स्ट्रक्चर जो बुक्स में गिवन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल, यहाँ पे ये क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल शो करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने सपोज कोई भी RR ग्रुप प्रेजेंट है वो है, और यहाँ पे क्या है? एक लोन पेयर। ये क्या है? sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल। ये जनरली बुक्स में आपको स्ट्रक्चर गिवन होता है। किसका स्ट्रक्चर है? सिंगलेट कार्बिन का स्ट्रक्चर है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अब इतना तो आपने सिंगलेट कार्बिन के लिए समझ लिया। अब हम ट्रिपलेट कार्बिन की बात करते हैं। देखो, अगर हम ट्रिपलेट कार्बिन की बात करेंगे तो ट्रिपलेट कार्बिन के अंदर जैसा मैंने आपको अभी बताया था, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? कार्बन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। कितनी हाइब्रिडाइजेशन होती है यहाँ पे? कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसका शेप की बात करें, ठीक है, पहले देखते हैं। देखो, कार्बन की क्या होती है? 1s2 2s2 2p2 होती है। अब हमें पता है हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये मैं ना लिखूँ क्योंकि ये तो पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं रिएक्शन के अंदर। तो डायरेक्टली मैं 2s2 2p2 लिख देती हूँ। 2s2 2p2 कैसे आएगा? मैंने क्या किया? 2s2 2p2 यहाँ पे लिख दिया। अब होता क्या है? यहाँ पर एक्साइटेशन होती है। सिंगलेट कार्बिन में एक्साइटेशन नहीं हो रही, पर ट्रिपलेट कार्बिन के अंदर एक्साइटेशन होती है। एक्साइटेशन होने की वजह से यहाँ आ जाता है। तो अगर मैं कार्बन को एक्साइटेड स्टेट के अंदर दिखाऊंगी तो कुछ इस टाइप का हमें दिखता है। कुछ इस टाइप का कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट हमें दिखता है। अब जनरली होता क्या है? यहाँ पे क्या है? इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन है तो एक s और एक p ऑर्बिटल, सपोज ये px है, py है, pz है, ठीक है, एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन करती हैं और कितनी बनाती हैं? 2 sp ऑर्बिटल बनाती हैं। तो यहाँ पे होता क्या है? 2 sp ऑर्बिटल बन जाती हैं, ये py
यहाँ पे pz और यहाँ पे 2 sp ऑर्बिटल बन जाती है ऐसे। अब सबके अंदर आप क्या देख रहे हो, सबके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो ना सबके अंदर। ओके, अब होता क्या है, ये जो है ये तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेती हैं ऐसे, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगी यहाँ पे ऐसे, है ना। तो यहाँ पे इसके साथ तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है तो। और ये क्या होते हैं, ये 2p ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, 2 sp है और 2 p ऑर्बिटल है ना। तो 2 सपोज यहाँ पे क्या है, कोई भी RR ग्रुप प्रेजेंट है, RR ग्रुप प्रेजेंट है और ये क्या है, एक p ऑर्बिटल। देखो अब आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, RR ग्रुप है जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन में ही होनी चाहिए। sp हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, लीनियर शेप। लीनियर शेप की वजह से मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे इस एंगल पर दिखाया, बिल्कुल फ्रंट में। R यहाँ पे है तो R यहाँ पे है, ठीक है। सिंगलेट कार्बीन के अंदर हमने RR को ऐसे दिखाया था, है ना, RR को हमने ऐसे दिखाया था क्योंकि उसकी बैंड शेप थी, पर इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, देयरफॉर हमने RR को इस तरीके से दिखाया, ठीक है। तो एक p ऑर्बिटल ऐसे हो जाती है और दूसरी p ऑर्बिटल ऐसे हो जाती है। दोनों के अंदर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो देयरफॉर यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड और ये भी क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है आपका ट्रिपलेट कार्बीन का। आई होप इट्स क्लियर। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो क्या दिख रहा है आपको, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एक और बात, इसका ट्रिपलेट कार्बीन का नाम डायरेडिकल भी होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेडिकल। अब डायरेडिकल क्यों कहते हैं वैसे, देखो कार्बन के ऊपर जब ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं ना। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट हो जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, डायरेडिकल कहेंगे। पर ध्यान रखना, सिर्फ ट्रिपलेट कार्बीन को ही हम डायरेडिकल कहते हैं, सिंगलेट कार्बीन को डायरेडिकल हम नहीं कहते हैं, ठीक है। क्यों इसको डायरेडिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। आई होप इट्स क्लियर, ओके। अच्छा, अगर आपसे कोई यूं पूछे कि ट्रिपलेट कार्बीन और सिंगलेट कार्बीन में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ट्रिपलेट कार्बीन एंड सिंगलेट कार्बीन में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है, जो ट्रिपलेट कार्बीन होती है ना वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सिंगलेट कार्बीन से। ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिंगलेट कार्बीन, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस आती हैं, कौन कौन सी, देखो सबसे पहले तो अगर कोई हेटेरो एटम अटैच होगा, इफ हेटेरो एटम इज अटैच्ड टू कार्बीन, तो सिंगलेट जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी ट्रिपलेट से। अब हेटेरो एटम क्या होता है, हेटेरो एटम पता है आपको क्या होता है, हेटेरो एटम होता है एटम एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, एटम एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम्स होते हैं उन्हें हम हेटेरो एटम कहते हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई हेटेरो एटम अटैच हो जाता है कार्बीन से, तो उस कार्बीन को हम कह सकते हैं देन दैट कार्बीन इज, ऐसे डायरेक्ट लिख लो आप, देन दैट कार्बीन इज सिंगलेट कार्बीन, उस कार्बीन को हम क्या कहते हैं, सिंगलेट कार्बीन कहते हैं, एंड इज मोर स्टेबल, और ये क्या हो जाती है, ज़्यादा स्टेबल हो जाती है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। एग्जाम्पल दूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2 क्लोरीन लगा दिए, ठीक है। अब आपको पता है क्लोरीन क्या है, दोनों क्लोरीन कैसे होते हैं, ये क्या है, हेटेरो एटम है और इसके पास आपको पता है कितने सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो है अपना ये पार्शियल कॉन्जुगेशन में इसके साथ चला जाता है, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या है, एक देखो आप है ना ऐसे देख के नहीं बता सकते, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूँ ना डायरेक्ट कि ये क्या है, सिंगलेट कार्बीन है या ट्रिपलेट कार्बीन है, तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। उसके लिए आपको ये देखो दोनों चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है कि अगर कोई कार्बन के साथ हेटेरो एटम अटैच है तो उस कार्बीन को हम सिंगलेट कार्बीन कहेंगे। अब आपको पता लग गया, अब आप बता सकते हो कि ये क्या है, सिंगलेट कार्बीन होता है और ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल होता है। अब अगर सपोज मैंने ऐसे कहा OCH3 यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, इसके साथ OCH3 अटैच कर दिया, तो क्या ये अब सिंगलेट कार्बीन है या ट्रिपलेट कार्बीन है, अगर मैं आपसे पूछूं तो अब आप बता सकते हो। क्यों, क्योंकि कार्बन के साथ क्या ऑक्सीजन अटैच है और ऑक्सीजन क्या है, एक ऑक्सीजन क्या होता है, एक हेटेरो एटम होता है ना, देयरफॉर ये क्या है, एक सिंगलेट कार्बीन है और ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लूँ मैं,
यहीं पे देती हूँ, देखो अगर सपोज मैंने यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH2 अटैच कर दिया, अब बताओ ये सिंगलेट कार्बिन है या ये ट्रिपलेट कार्बिन है? कार्बन के साथ क्या हेटेरो एटम अटैच है, देयरफॉर ये क्या है, एक सिंगलेट कार्बिन है। आई होप इट्स क्लियर। ओके चलो ये एक्सेप्शन तो होगी। अब एक और एक ट्रिक होती है जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि ट्रिपलेट कार्बिन है या सिंगलेट कार्बिन है, वो है ये कि अगर कार्बिन के साथ कोई ना बल्की ग्रुप अटैच होता है तो वो हमेशा ट्रिपलेट कार्बिन होती है। ऐसे लिख लो, इफ बल्की ग्रुप इज अटैच, इफ बल्की ग्रुप is attached to carbene, then that carbene is triplet carbene. For example, जैसे कि अगर C ये कार्बन है, कार्बन के साथ सपोज मैंने इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ, क्या है PH अटैच कर दिया। अब फिनाइल है, फिनाइल तो बहुत ज़्यादा बल्की ग्रुप होता है, देयरफॉर ये क्या हो जाती है, ये एक ट्रिपलेट कार्बिन हो जाती है, क्योंकि बल्कि ग्रुप अटैच है ना, देयरफॉर ये कैसी कार्बिन है, ट्रिपलेट कार्बिन है। क्यों? क्योंकि देखो ये फिनाइल है, फिनाइल है तो रिपल्शन होगा, एंगल ज़्यादा हो जाएगा ना, एंगल इंक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है कि सिंगलेट कार्बिन के अंदर कौन सा एंगल होता है, सिंगलेट कार्बिन के अंदर ऑलमोस्ट एंगल होता है 100 to 110 डिग्री का एंगल होता है, और ट्रिपलेट कार्बिन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, लीनियर शेप होती है, देयरफॉर ऑलमोस्ट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। तो एंगल ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा है, देयरफॉर एंगल ज़्यादा तो ट्रिपलेट कार्बिन में ही होता है ना। हमने देखा था ना कि सिंगलेट कार्बिन में क्या एंगल होता है, 100 to 110 डिग्री का एंगल होता है, ट्रिपलेट कार्बिन में 180 डिग्री का एंगल होता है। तो एंगल ज़्यादा है यहाँ पे, एंगल ज़्यादा तो ट्रिपलेट में ही होता है, देयरफॉर ये क्या होती है, ट्रिपलेट कार्बिन होती है। आई होप इट्स क्लियर। ओके अच्छा, अब है ना जो मैं बता रही थी ना 2021 में क्वेश्चन आया था, वो था स्टेबिलिटी के ऊपर। आपको ना 3 एटम्स दिए गए थे, एटम्स कह रहे हूँ सॉरी, जैसे 3 कार्बिन्स दिए गए थे, ये 3 कार्बिन्स थी, इन्हें आपको किसके बेसिस पे अरेंज करना था, इनको आपने स्टेबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करना था। कैसे स्टेबिलिटी होती है, देखो इसके अंदर आप ऐसे कैसे बताओगे कि कैसे वो होगा। अब आपको ये चेक करना पड़ता है कार्बीन के साथ कि कार्बीन के साथ कौन से ग्रुप अटैच है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। अब है ना हम इसके अंदर जनरली बात करते हैं किसकी ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि कार्बीन के अंदर आप और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ हमने अभी तक इतना ही पढ़ा, ओवरलैपिंग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं ना। कार्बन का पता है आपको, कार्बन के अंदर कार्बन यहाँ पे फ्लोरीन का बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड है, ठीक है। अब बताना कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है। कार्बन की तो 2p ऑर्बिटल ही होगी। क्या होती है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होती है ना, 2p ही ऑर्बिटल है तो 2p है, कार्बन की तो 2p ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेगी। फ्लोरीन की क्या है, देखो फ्लोरीन क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 9, कौन सी होती है 1s2 2s2 2p5, इसकी भी कौन सी हो रही है, फ्लोरीन की 2p होती है, देयरफॉर इसके अंदर तो किसका ओवरलैपिंग है, 2p का ओवरलैपिंग है, ठीक है। अब क्लोरीन की कौन सी होगी, ओके। अब क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी, क्लोरीन की 3p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी, तो यहाँ पे है 3p की ओवरलैपिंग, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन की कौन सी ओवरलैप करेगी, ऑफ कोर्स ब्रोमीन की तो 4p ओवरलैप करेगी, है ना। तो अब आप देख रहे हो कि आपको पता है कि सिमिलर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है। 2p 4p की ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होगी वो इतने अच्छे तरीके से नहीं होगी। सपोज यहाँ पे मैं करवा रही हूँ 2p की ओवरलैपिंग, ये ऐसे हो जाएगी 2p की ओवरलैपिंग, और अगर मैं 2p 4p की करवाऊंगी तो एक 2p ये है और एक 4p इतनी बड़ी है, तो किसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी, इसकी ओवरलैपिंग तो अच्छी है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ओवरलैपिंग किसकी अच्छी होगी, 2p की ओवरलैपिंग अच्छी होगी ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइज डिफरेंस आ जाएगा, 2p छोटे साइज़ की है 4p बड़े साइज़ की है, तो ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। किसके बेसिस पे जज किया हमने, ओवरलैपिंग के बेसिस पे जज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ओके। अब मैं आपको एक और टॉपिक जो है कार्बिन के बारे में, कि कार्बिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, ये और समझते हैं। देखो कार्बिन की फॉर्मेशन डाईएजो एल्केन से भी हो सकती है,
इट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय डाईएजो एल्केन, डाईएजो एल्केन से भी हो सकती है और कीटीन से भी हो सकती है, इट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय कीटीन। अब दोनों को हम देखते हैं। देखो सबसे पहले हम डाईएजो एल्केन की बात करते हैं। डाईएजो एल्केन, मैं यहाँ पे एल्केन जो है मीथेन ले रही हूँ, मैंने यहाँ पे मीथेन लिया, तो डाईएजो मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो डाईएजो मीथेन का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है डाईएजो मीथेन का, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब डाईएजो वर्ड कब होता है? जब नंबर ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं ना नंबर ऑफ कार्बन से। किसी कंपाउंड में अगर नंबर ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन से, तो डाईएजो वर्ड यूज़ होता है। कौन सा वर्ड यूज़ होता है? देन हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? डाईएजो वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डाईएजो मीथेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। कार्बन कितना है? 1। नाइट्रोजन ज़्यादा हो गए कार्बन से, तो देयरफॉर क्या है? डाईएजो वर्ड यूज़ होगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर क्या होगा? ऐसे इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा तो इस टाइप से रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। क्या बनेगा? यहाँ पे क्या हुआ है? इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आए हैं, तो देयरफॉर इसके ऊपर क्या आ जाएगा? इसके यहाँ पे 3 बॉन्ड हो जाएंगे ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? 3 बॉन्ड हो जाएगा, ओके। नाइट्रोजन बिल्कुल एज इट इज रहेगा, ओके। ये क्या हुआ? ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? कुछ इस तरीके से, स्पेस की कमी रह गई, मैं डायरेक्ट ड्रॉ करती हूँ। कुछ इस टाइप से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा, है ना, ओके। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ये ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। अब होगा क्या? अगर आप इसके अंदर क्या लेते हो? हीट डालते हो या फिर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो, हीट या फिर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो, तो जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये ऐसे ब्रेक हो जाता है और यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और हमें मिलता क्या है? हमें डायरेक्टली मिलता है यहाँ से कार्बन, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन होती है किसको करने की? कार्बन को बनाने की। और ये कार्बन, ये इस कार्बन का नाम क्या है? क्या कहते हैं इस कार्बन को? हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा ना, क्या कहते हैं? मिथाइलिन कहा जाता है। क्लियर? कैसे हुआ? सबसे पहले आपने डाईएजो मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आपने क्या किया? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये वाले यहाँ आएंगे, जैसे यहाँ आएंगे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ आएंगे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब होगा क्या? जैसे ही आप हीट और लाइट डालोगे इसके अंदर, मतलब कि क्या करवाओगे? फोटोलाइसिस करवाओगे, ठीक है, फोटोलाइसिस करवाओगे या फिर पायरोलाइसिस। देखो फोटोलाइसिस किसे कहते हैं और पायरोलाइसिस किसे कहते हैं? फोटोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन और फोटो मीन्स लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना, उसे क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस कहते हैं। पायरोलाइसिस का क्या मतलब होता है? पायरोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। तो अगर आप हीट या फिर लाइट डालोगे इसके अंदर तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड तो है ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या है? दिस इज नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये एक मेथड होता है कार्बन की फॉर्मेशन के लिए। अब एक और होता है जिसको आप कीटीन से भी प्रिपेयर कर सकते हो कार्बन को, ठीक है। सेकंड जो है कीटीन। अब कीटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कीटीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो इस टाइप का कुछ कीटीन का स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहूँगी तो कैसा होगा? कैसे बॉन्ड आएगा? अगेन ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड O आ जाएगा, है ना। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ओके। अब हो क्या रहा है इसके अंदर? अब दोबारा आपने क्या डाला है? अगर आपने यहाँ पे H मतलब लाइट डाली है या फिर हीट डाली है, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऐसे और ये क्या हो जाएगा? कार्बन यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो हुआ क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो चुकी है और कार्बन यहाँ पे आपका बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कार्बन की फॉर्मेशन होती है। हमने बहुत सारी बातें कार्बन की डिस्कस कर ली है और इतनी बहुत है फॉर्मेशन। तो देखो आज तक मैंने आपको कहा ना कि अब तक मैंने एक ही क्वेश्चन देखा है और वो भी 2021 के अंदर ओवरसीज में आया हुआ था स्टेबिलिटी के बेसिस पे कार्बन का, और इसके अलावा मैंने कोई क्वेश्चन यहाँ पे देखा नहीं था, ठीक है। पर अगर आए तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आता अब तक तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है इसका, ठीक है। अब सपोज मैं आपको इससे इसका नेम पूछूंगी, इसका नेम क्या है, तो इसके अंदर आप क्या इसका नेम हो? डाईफ्लोरोकार्बन। इसे हम क्या कहते हैं?
डाईफ्लोरोकार्बीन कहते हैं, दिस इज नोन एज डाईफ्लोरोकार्बीन। ओके, अब हमने एक चीज़ डिस्कस नहीं की है कि सिंगलेट कार्बीन को सिंगलेट कार्बीन क्यों कहते हैं और ट्रिपलेट कार्बीन को ट्रिपलेट कार्बीन क्यों कहते हैं, ये नहीं डिस्कस किया ना हमने। देखो सिंगलेट कार्बीन के अंदर अभी आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, कैसा होता है, दोनों ऑर्बिटल में ये प्रेजेंट होता है, मतलब एक ही ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ट्रिपलेट कार्बीन क्या है, 2p ऑर्बिटल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो अगर मैं आपको इसका स्पिन स्टेट निकालने के लिए कहूँ तो वो कैसे होगा, 2 × s+1, यही होता है, ठीक है, 2 × s+1, यहाँ ये नहीं आएगा, 2 × s+1 ऐसे होगा, ठीक है। कैसे होगा ये, 2 × में स्पिन क्या है, दोनों की डिफरेंट स्पिन है, दोनों इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट स्पिन है ना, तो कैसे होगा, +½ और -½ × में +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 1 आया, देयरफॉर ये क्या है, इसको हम कहते हैं सिंगलेट कार्बीन। यहाँ पे अप्लाई करना 2s+1, 2, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, सेम है, देयरफॉर +½ और +½ +1, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 2 × में 1 + 1, दैट इज ये क्या है, 1 + 1, 1 मिनट रुको, अब +½ और +½ क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अच्छा देखो अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट यहाँ लगाना था, यहाँ लगा रखा है, ठीक है। अब देखो 2 × में ऐसे देखो, 2 × में 1 प्लस में 1, दैट इज 3, तो देयरफॉर इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं, ठीक है। ओके, इस तरीके से जो है इनके नेम होते हैं। सिंगलेट कार्बीन को सिंगलेट कार्बीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने देखा है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, देयरफॉर स्पिन क्या, इनकी स्पिन क्या है, स्पिन कैसे दिख रही है, इसकी स्पिन क्या है, +½ है, इसकी स्पिन क्या है, -½ है। फॉर्मूले में पुट करो एस के अंदर तो वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। इसके अंदर आप अलग अलग py या फिर pz के अंदर ऐसे दोनों सेम स्पिन के प्रेजेंट होते हैं ना, तो देयरफॉर क्या है, +½ इसकी स्पिन भी क्या है, +½ इसकी स्पिन भी क्या है, +½ और दोनों को अगर आप स्पिन स्टेट निकालोगे तो कुछ इस टाइप का आपके पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे 1 है देयरफॉर सिंगलेट और यहाँ पे 3 स्पिन स्टेट है देयरफॉर ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ओके, ये टॉपिक मैंने करवाया है सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन की वजह से, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड लर्निंग।